Hello everyone, welcome back to my channel. So today's topic is the gibberellins, and I will also discuss the signaling pathway as well as the biosynthesis, and we will also discuss some of the PYQs of the gibberellic acid pathway. So अगर आपको मेरे efforts अच्छे लगते हैं, hit the like button. So firstly I will discuss the basics of the gibberellin. So basically ऑक्सीन के डिस्कवरी के अबाउट 30 years के बाद में जो जिब्रेलिक एसिड है उसे डिस्कवर किया गया था, यानी कि सबसे पहले हार्मोन जो डिस्कवर किया गया था वो ऑक्सीन था, एंड ऑक्सीन के बाद डिस्कवर किया गया था जिब्रेलिक एसिड. अब जिब्रेलिक एसिड लगभग अगर हम ईयर की बात करें तो इट वाज इन दी 1950s में इसे डिस्कवर किया गया था. अगर ऑक्सीन की बात करें तो ऑक्सीन 1927 में डिस्कवर किया गया था. And if we talk about how many gibberellins till date we have, so we have currently more than 125 known gibberellins. So gibberellins are basically regarded as the regulators of plant height. It means they prevent the plant for being dwarf. So हम देखेंगे कि कैसे ये dwarfism को prevent करता है, कौन कौन से genes involved हैं जो dwarfism को promote करती हैं, किन जीन्स को जिब्रेलिन टारगेट करता है ताकि जो ड्वार्फिज्म है प्लांट में वो ना हो, प्लांट की हाइट बढ़े, स्टेम का जो लेंथ है वो इंक्रीज हो. तो इसी वीडियो में हम पूरा कुछ देखेंगे डिटेल में. सो अभी जो हमने डिस्कस किया ये उसी के ही बुलेट्स पॉइंट है. सो इन द 1950s जिब्रेलिक एसिड्स वाज डिस्कवर्ड एंड ऑल्सो टिल डेट वी हैव 125 नॉन जिब्रेलिन्स. एंड अगर बात करें जिब्रेलिन्स की, दे आर डिफाइंड थ्रू देयर केमिकल स्ट्रक्चर रादर देन देयर बायोलॉजिकल एक्टिविटी, यानी उनका केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है उस पर डिवाइड किया जाता है, उस पर डिफाइन किया जाता है जिब्रेलिन्स को. एंड अगर बात करें फिजियोलॉजिकल रोल की, जिब्रेलिक एसिड जो होते हैं इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोमोटिंग द स्टेम ग्रोथ एंड द एप्लीकेशन ऑफ जिब्रेलिन टू इंटैक्ट प्लांट्स कैन इंड्यूस द लार्ज इंक्रीज इन द प्लांट हाइट. यानी अगर कोई प्लांट बहुत ही छोटा है हाइट में और इसको हम लोग ट्रीटमेंट दे दें जिब्रेलिक एसिड का, तो ये प्लांट क्या हो जाएगा, इट बिकम्स टॉल, यानी कि इसके स्टेम का जो हाइट है वो इंक्रीज हो जाएगा. अल्टीमेटली ये प्लांट जो है वो टॉल हो जाएगा ड्वार्फ से. ये अगर ड्वार्फ प्लांट था एंड अगर हमने जिब्रेलिक एसिड का ट्रीटमेंट दिया तो यही प्लांट क्या हो जाएगा, टॉल प्लांट हो जाएगा. तो हम देखेंगे कौन कौन से जीन इन्वॉल्व होते हैं और क्या बायोसिग्नलिंग है, क्या इसके पाथवेज हैं, सब कुछ देखेंगे इसी वीडियो में. ना थोड़ा सा बात करते हैं कि इंटरेस्टिंग डिस्कवरी की, यानी जिब्रेलिन्स की डिस्कवरी कैसे हुई थी. तो अगर बात करें जिब्रेलिन्स की डिस्कवरी की, सो जिब्रेलिन्स का जो क्रेडिट है डिस्कवरी का वो जाता है जापानी साइंटिस्ट को. यानी कि 1950s के पहले जो अमेरिकन एंड ब्रिटिश साइंटिस्ट थे उनको जिब्रेलिन के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था. अगर हमें किसी को क्रेडिट देना है तो वी कैन गिव क्रेडिट टू दी जापानी साइंटिस्ट, बिकॉज जो फार्मर्स थे बेसिकली राइस फार्मर्स, यानी जो राइस का कल्टिवेशन करते थे एशिया में, वो लोग एक डिजीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान थे और जापान में उस डिजीज़ को बोला जाता था फूलिश सीडलिंग डिजीज़ या फिर बकानेज डिजीज़. अब ये जो डिजीज़ है उसमें क्या होता था कि प्लांट का ग्रोथ तो होता था, यानी टॉल होता था प्लांट, लेकिन क्या होता था, सीड प्रोडक्शन नहीं हो पाता था. इसीलिए इसे नाम क्या दिया गया था, फूलिश सीडलिंग, बिकॉज सीड प्रोडक्शन वॉज एलिमिनेटेड. पता लगाने के लिए प्लांट पैथोलॉजिस्ट ने क्या किया, इन्वेस्टिगेशन किया कि क्या रीज़न है कि प्लांट टॉल तो हो रहा है बट उसमें सीड्स नहीं आ रहे. तो देखा गया कि कुछ जो प्लांट्स हैं वो इन्फेक्टेड हैं एक फंजाई से, और वो कौन सा फंजाई है, वो है जिब्रेला फ्यूजिकोराई. और वही जो फंजाई है वो एक केमिकल रिलीज कर रहा है दैट इज़ जिब्रेलिन, एंड जिब्रेलिन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द टॉलनेस ऑफ द प्लांट. इस तरह से जिब्रेलिक एसिड की डिस्कवरी हुई थी. यानी 1930s से लेके 1950s के बीच में बहुत सारे फंजाई से क्या किया गया था, जो क्रिस्टल्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, प्लांट के टॉलनेस के लिए, उसे आइसोलेट किया गया था और उसे उसकी स्टडी करके उसका स्ट्रक्चर वगैरह रिवील किया गया था एंड उसको नाम दिया गया था जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिन. क्यों, क्योंकि वो उसी फंजाई से आइसोलेटेड था एंड देयरफॉर इट्स नेम इज जिब्रेलिन रिलेटेड टू दी फंजाई नेम दैट इज जिब्रेला फ्यूजिकोराई. अब जैसे जैसे डिस्कवरी होती गई जिब्रेलिन्स की या जिब्रेलिक एसिड की, उसे वैसे वैसे नाम दिया गया GA1, GA2, GA3 एंड लाइकवाइज. यानी इसका फॉर्मूला क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया GAX, and X is the number which
टोल्स अबाउट द ऑर्डर ऑफ दियर डिस्कवरी, यानी जो पहले डिस्कवरी है उसको 1, 2, 3 एंड लाइकवाइज। तो रिप्रेजेंटेशन कैसे किया गया, GAX जिब्रेलिक एसिड का। अब बात करते हैं कि केमिकल नेचर की, जिब्रेलिक एसिड केमिकली किस कैटेगरी में आते हैं। सो ऑल जिब्रेलिन्स आर बेस्ड ऑन दी एंड जिब्रेलिन स्केलेटन, एंड यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया गया है कि सारे ही जिब्रेलिक एसिड जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर जो डिराइव होता है वो एंड जिब्रेलिन से डिराइव होता है। एंड कुछ जो जिब्रेलिन्स होते हैं वो 20 कार्बन्स के होते हैं, लाइक यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिया है। एंड कुछ जो होते हैं वो सिर्फ 19 कार्बन के होते हैं, एक कार्बन मेटाबॉलिक पाथवे में लॉस हो जाता है। सो कुछ जिब्रेलिक एसिड जो हैं वो 20 कार्बन के हैं और कुछ जो हैं वो 19 कार्बन्स के हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ जिब्रेलिन्स। सो बेसिकली हम जानते ही हैं, यानी जो आइडेंटिफिकेशन फैक्टर है जिब्रेलिन्स का वो यही है कि इट प्रमोट्स द स्टेम ग्रोथ, यानी ये प्लांट की लंबाई को बढ़ाता है और ड्वार्फिज्म को प्रिवेंट करता है। यानी प्लांट का हाइट किसी में कम है तो अगर हम उसमें अप्लाई करें जिब्रेलिन तो उसका जो टॉलनेस है वो इंक्रीज किया जा सकता है, यानी टोटली प्रिवेंट्स द ड्वार्फिज्म इन द प्लांट्स। नाउ जो जिब्रेलिन है वो क्या करता है, इंटरनोडल इलॉन्गेशन को प्रमोट करता है, एंड इंटरनोडल इलॉन्गेशन इज ऑल्सो नोन एज बोल्टिंग। अब ये बहुत बार पूछा जाता है MCQ में कि बोल्टिंग क्या है एंड द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर बोल्टिंग प्रोसेस। सो बोल्टिंग इज अ रैपिड इलॉन्गेशन ऑफ द स्टेम in some species like the rosette plant, and it is only through the application of the gibberellins. And also gibberellin जो है वो प्रमोट करता है जुवेनाइल टू एडल्ट फेज को, यानी कि ये मैच्योरेशन को भी प्रमोट करता है कि जो प्लांट जुवेनाइल है उसको कन्वर्ट करता है एडल्ट फेज में। एंड ऑल्सो इट प्रमोट्स द फ्रूटिंग इन अ प्लांट, एंड इट ऑल्सो प्रमोट्स द सीड जर्मिनेशन। यानी ये सारे फिजियोलॉजिकल रोल्स हैं। अब CSR में अगर C सेक्शन में क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे ही बहुत सारे स्टेटमेंट्स लिखेगा एंड इट विल बी आस्क्ड कि कौन सा रोल इसमें से जिब्रेलिन का नहीं है या फिर जिब्रेलिन का है, आइदर है पूछेगा या नहीं है पूछेगा। सो आप उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी ये जितने भी फिजियोलॉजिकल रोल्स हैं मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। नाउ इसके अलावा भी जो जिब्रेलिन है उसका अगर हम लोग कमर्शियल एप्लीकेशन देखें, सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सीडलेस ग्रेप्स एज वेल एज द माल्टिंग ऑफ बार्ले। यानी अभी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इसका अगर हम लोग देखें तो ग्रेप्स का जो साइज़ होता है उसको इंक्रीज़ करने के लिए, उसको इन्हेंस करने के लिए और बार्ले का माल्टिंग करने के लिए भी जिब्रेलिन्स का यूज़ किया जाता है। एंड अगर हम बात करें जिब्रेलिन्स के इनहिबिटर्स की, तो अगर हम बात कर रहे हैं कि जिब्रेलिन जो है वो ड्वार्फिज्म को प्रिवेंट करता है, तो ऐसे इनहिबिटर्स जो जिब्रेलिन को इनहिबिट करे तो उनको हम क्या बोल सकते हैं, वी कैन से दैट ड्वार्फिंग एजेंट। यानी जिब्रेलिन प्रमोट्स टॉलनेस या फिर इनहिबिट द ड्वार्फिज्म। अब इसका ही ऑपोजिट, यानी कि द इनहिबिटर्स ऑफ जिब्रेलिन विल एक्ट एज अ ड्वार्फिंग एजेंट, बिकॉज वो टॉलनेस को क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे, क्योंकि वो अल्टीमेटली किसे इनहिबिट कर रहे हैं, वो जिब्रेलिन्स को इनहिबिट कर रहे हैं। यानी जो जिब्रेलिक एसिड इनहिबिटर्स होंगे वो क्या करेंगे, वो ड्वार्फिज्म को प्रमोट करेंगे, ड्वार्फिज्म को प्रमोट करेंगे बाय इनहिबिटिंग द जिब्रेलिक एसिड। अब कुछ इनहिबिटर्स के नाम आपको पता होना चाहिए। सो द इनहिबिटर्स ऑफ जिब्रेलिन बायोसिंथेसिस आर एनसाइमिडोल which is commercially known as Arest, or the paclobutrazole which is known as Bonsai. So now अब बात करते हैं बायोसिंथेसिस पे, यानी कि जिब्रेलिक एसिड का बायोसिंथेसिस कैसे होता है और कहाँ पे होता है। यानी कि जिब्रेलिन्स आर टेट्रासाइक्लिक डाइटर्पिनॉइड्स which are made up of 4 isoprenide unit। यानी कि जिब्रेलिन्स जो है वो टेट्रासाइक्लिक डाइटर्पिनॉइड है, यानी कि 4 आइसोप्रेनॉइड यूनिट से बनते हैं। एंड ये है आइसोप्रेनॉइड यूनिट का डायग्राम कि आइसोप्रेनॉइड यूनिट का जो केमिकल फार्मूला है वो क्या होता है। एंड ऑल्सो जो टर्पिनॉइड्स हैं वो अगेन 5 कार्बन आइसोप्रीन से बनते हैं। जिब्रेलिन्स जो हैं उनका जो मेजर बायोसिंथेटिक पाथवे है दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट स्टेजेस और 3 डिफरेंट फेजेस, यानी कि अलग अलग सेल्यूलर कंपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे सिंथेसिस होता है जिब्रेलिक एसिड का। सो सबसे पहले अगर हम बात करें
in the stages of gibberellin biosynthesis. So there are total 3 stages of the gibberellin biosynthesis, यानी 3 stages में जिब्रेलिक एसिड सिंथेसाइज होता है अलग अलग कंपार्टमेंट्स में. तो सबसे पहला जो स्टेज 1 होता है, यानी कि अगर हम बात करें स्टेज 1 में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, सो सबसे पहले GGPP, इट स्टैंड्स फॉर गिरेनाइल डाईफॉस्फेट, दैट इज GGPP. GGPP क्या होता है, किसकी हेल्प से, यानी कि कोपेलाइल डाईफॉस्फेट, दैट इज CPP, यानी CPP की हेल्प से कन्वर्ट होता है एंट क्वारीन में. और ये जो एंट क्वारीन है, यानी कि सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट होता है फर्स्ट स्टेज का जिब्रेलिन बायोसिंथेसिस पाथवे में. अब ये जो प्रोसेस होता है, यानी कि ये जो फर्स्ट स्टेज होता है, दैट टेक्स प्लेस इन दी प्लास्टिड, यानी ये जो स्टेप है वो प्लास्टिड में होता है. फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, फर्स्ट स्टेप क्या था, GGPP कन्वर्ट होता है एंड क्वारीन में विद द हेल्प ऑफ CPP, और ये जो पूरा प्रोसेस है वो होता है प्लास्टिड में. यू कैन ऑल्सो से इन दिस फ्लो चार्ट दैट GPP is converted into the end quarine through the help of the copelyl diphosphate, यानी CPP के हेल्प से हमारा ये वाला प्रोडक्ट बना. It means the first compound in the isoprenide pathway is the synthesis of this end quarine, यानी कि एंड क्वारीन जो है वो सबसे पहले बनता है. अगर इसके लोकेशन की बात करें तो मैंने अभी जस्ट बताया ये प्लास्टिड में बनता है. अब एंड क्वारीन इज कन्वर्टेड टू जिब्रेलिक एसिड 12, the precursors of all the other gibberellins, यानी कि एंड क्वारीन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है जिब्रेलिक एसिड 12 में, विच एक्ट एज अ प्रिकर्सर ऑफ ऑल अदर जिब्रेलिन्स. यानी कि बी सेक्शन का क्वेश्चन एक यहाँ से बन सकता है कि कौन सा जिब्रेलिक एसिड जो है विच एक्ट एज अ प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑल अदर जिब्रेलिन्स. सो इट इज द GA12, यानी GA12 जो होता है वो ही प्रिकर्सर होता है. एंड ये जो सिंथेसाइज होता है वो प्लास्टिड के एनवलप पे होता है एंड ऑल्सो इन दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाया दी साइटोक्रोम P450 मोनोऑक्सीजनेज, यानी कि 2 जगह पे मिल सकता है ये, कहाँ पे, प्लास्टिड एनवलप पे एंड ऑल्सो दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे थ्रू दी साइटोक्रोम P450 मोनोऑक्सीजनेज. अब commonly a hydroxylation at C13 also takes place to give GA53, यानी कि अगर GA12 में GA12 के स्ट्रक्चर में जो 13th कार्बन है, 13th कार्बन में अगर हाइड्रोक्सिलेशन कर दिया जाए, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अटैच कर दिया जाए, तो वो चेंज हो जाएगा किसमें, GA53 में. यानी यहाँ पे पता चल रहा होगा GA12 जो है, ये जो एंड क्वारीन है वो कन्वर्ट हो गया GA12 में, विच इज़ द प्रिकर्सर ऑफ ऑल अदर जिब्रेलिक एसिड. एंड यही GA12 कन्वर्ट हो जाता है GA53 में. कैसे कन्वर्ट होता है, C13 में हाइड्रोक्सिलेशन, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अटैच कर दिया जाता है. सो GA53 किससे ड्राइव हुआ, GA12 से. अब इसी से ही बाकी अदर भी जो जिब्रेलिक एसिड हैं वो डिराइव होते हैं. अभी हमने फर्स्ट स्टेज देखा, उसके बाद सेकेंड स्टेज में क्या होता है. सेकेंड स्टेज में पहले तो ये लोकेशन जान लेते हैं, ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे. अब इसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टेज का हमारा प्रोडक्ट था एंड क्वारीन. अब एंड क्वारीन क्या होता है, इट इज़ द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द जिब्रेलिन बायोसिंथेसिस, यानी स्टेज 1 में ये सिंथेसाइज हो गया. अब ये क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कन्वर्ट हो जाता है GA12 में. एंड अभी जस्ट हमने देखा इट एक्ट एज अ प्रिकर्सर फॉर ऑल अदर जिब्रेलिक एसिड. अब ये या तो GA12 में कन्वर्ट होता है या फिर GA53 में भी हो सकता है. और GA53 में कब होगा, अभी हमने देखा था कि जब इसका 13th पोजीशन का कार्बन हाइड्रोक्सिलेट हो जाता है, यानी उस पर OH ग्रुप अगर अटैच हो जाएगा तो वो जिब्रेलिक एसिड जो है वो GA53 हो जाएगा. एंड दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब जो स्टेज 3 होता है वो होता है साइटोसोल में. यानी अभी हमने देखा स्टेज 1 हो रहा था प्लास्टिड में, स्टेज 2 हो रहा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और स्टेज 3 जो होता है वो साइटोसोल में. यानी 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ द जिब्रेलिन. स्टेज 3 में क्या होता है, ये जो GA12 है या फिर GA53, अगर सेकेंड स्टेप में GA12 भी बन सकता था, हमने देखा GA53 भी बन सकता था. अब इन दोनों में से अगर GA12 भी बना हो या फिर GA53 भी, सो थ्रू कन्वर्जन स्टेप ये और भी अलग अलग टाइप के जिब्रेलिक एसिड बनाएंगे. एंड अगर ये कन्वर्जन होता है तो ये कन्वर्जन कैसे होता है, इट प्रोसीड्स विद द ऑक्सीडेशन ऑफ C20, यानी 20th कार्बन में ऑक्सीडेशन होता है, फिर जाके दूसरे जिब्रेलिक एसिड बनते हैं.
अब इसमें जो थर्ड स्टेज में GA20 जो बनता है यानी जिब्रेलिक एसिड 20, ये है वापस से कन्वर्ट हो सकता है GA1 में। और GA1 में कैसे कन्वर्ट होता है? GA20 इज ऑक्सीडाइज्ड टू द एक्टिव जिब्रेलिन GA1 थ्रू द थर्ड बीटा हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन, यानी कि ये जो GA20 है वो GA1 में कन्वर्ट हो जाता है। फाइनल जो हाइड्रोक्सिलेशन होता है यानी सेकेंड कार्बन पे, थर्ड स्टेप की ही हम बात करें, जो सेकेंड कार्बन पे हाइड्रोक्सिलेशन जब होता है यानी कि जिब्रेलिक एसिड 20 में भी हो अगर सेकेंड कार्बन में, और जिब्रेलिक एसिड फर्स्ट में भी हो, तो जिब्रेलिक एसिड 20 जो है वो कन्वर्ट होता है GA29 में आफ्टर द हाइड्रोक्सिलेशन एट सेकेंड कार्बन, एंड जो GA1 है वो कन्वर्ट होता है GA8 में। और ये सब कैसे हो रहा है? ये सेकेंड कार्बन के हाइड्रोक्सिलेशन होने से हो रहा है, यानी GA20 कन्वर्ट हो जा रहा है फाइनल GA29 में, GA1 कन्वर्ट हो जा रहा है GA8 में। तो ये सारे भी इम्पॉर्टेंट है एज पर बी सेक्शन। बी सेक्शन में ये सारे ही आ सकते हैं। So till now we have studied the biosynthesis of the gibberellin in 3 different stages and in 3 different compartments. The first one was plastid, second endoplasmic reticulum, third cytosol. तो हमने देखा कि ये सारा कुछ कैसे सिंथेसाइज हो रहा था एंड कौन सा फर्स्ट प्रोडक्ट था, तो एंड क्वारीन सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट था। नाउ अब ये देखते हैं कि ये बायोसिंथेसिस पढ़ने के बाद में कि कौन से ऐसे जीन्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं म्यूटेंट क्रिएट करने में, यानी कि प्लांट की ड्वार्फिज्म को प्रमोट करने में, और उन्हीं जीन्स को हम पढ़ेंगे और उसके बाद ये देखेंगे कि उन्हीं जीन्स को टारगेट करता है जिब्रेलिक एसिड और इसीलिए प्लांट्स में ड्वार्फिज्म प्रिवेंट होता है। तो कौन से सेट्स ऑफ जीन हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं प्रमोट करने के लिए ड्वार्फिज्म प्लांट्स में? So 3 types of gibberellin response mutants have useful in the identification of genes involved in the gibberellin signaling pathway. यानी 3 different types of genes हैं, 3 different response mutants हैं जिब्रेलिक एसिड पाथवे के लिए, जो कि हेल्प करते हैं या फिर जिनकी वजह से आइडेंटिफाई कर पाए हैं कि कौन से जीन्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं जिब्रेलिक एसिड सिग्नलिंग में। सो बिफोर स्टार्टिंग वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, रिसर्चर्स जब भी काम करते हैं यानी अगर उन्हें किसी जीन के बारे में पता करना है कि कौन सा जीन किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सो द बेस्ट वे इज टू म्यूटेट इट, यानी उनके म्यूटेंट वर्जन को पढ़ के उस जीन की डिस्कवरी या उसके बारे में पता लगाया जाता है। तो हमेशा रिसर्च में ये अप्रोच होता है कि जिस भी जीन के बारे में पढ़ना है, अगर आप जानना चाहते हैं कि उसका क्या फंक्शन है, क्या स्ट्रक्चर है, सो बेस्ट वे होता है कि उसका म्यूटेंट वर्जन पढ़े, यानी कि अगर हम उसको किसी सेल में म्यूटेट कर देते हैं तो क्या फिजियोलॉजिकल फंक्शन रुक जाएगा, इसके थ्रू हम बता सकते हैं कि वो जो जीन था वो किस फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो लाइकवाइज जिब्रेलिन बायोसिंथेसिस में भी जो म्यूटेंट पढ़ा गया उन्हीं के थ्रू आइडेंटिफाई किया गया कि यही सेट्स ऑफ जीन है जो प्रमोट करते हैं ड्वार्फिज्म को, एंड इसी जीन्स को टारगेट करता है जिब्रेलिक एसिड एंड देयरफॉर इट प्रमोट्स द स्टेम इलोंगेशन। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले जो है जिब्रेलिन इनसेंसिटिव ड्वार्फ, यानी सबसे पहला जो जीन है वो है GAI1। अब इसको लिखने में हमें मिस्टेक नहीं करना है, GAI है GAI1। नाउ सेकेंड है जिब्रेलिन डेफिशिएंसी रिवर्शन म्यूटेंट, दैट इज RGA। उसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूटिव जिब्रेलिन रिस्पॉन्डर, दैट आर स्लेंडर म्यूटेंट्स विच आर नेम्ड एज SPY। यानी आपको यही याद रखना है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यानी कि GAI1, RGA एंड SPY। ये जो GAI है और RGA है, दे आर रिलेटेड टू द न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एंड इट इज रिलेटेड टू रिप्रेसिंग द ग्रोथ। एंड अगर जिब्रेलिन एब्सेंट होता है, यानी कि जिब्रेलिन एब्सेंट होगा तब ये फंक्शन करेंगे, एंड अगर ये प्रेजेंट रहता है तो ये डिग्रेड हो जाते हैं, यानी कि जो GAI है और RGA है ये फंक्शन नहीं कर पाएंगे, यानी ये इनहिबिट हो जाएंगे अगर वहाँ पे जिब्रेलिक एसिड प्रेजेंट होगा। ये है फर्स्ट पॉइंट का मतलब। सेकेंड पॉइंट है द म्यूटेंट GAI1 and the related wheat dwarfing gene, that is RHT, have lost the ability to respond to gibberellin। GA1I और RHT जो कि वीट में देखा जाता है ड्वार्फिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन, वो क्या करते हैं, ये दोनों के पास एबिलिटी नहीं है कि ये रिस्पॉन्ड कर पाए जिब्रेलिन को। एंड ऑल्सो दी SPY that encodes a glycosyl transferase that is a member of signal transduction chain prior to the GAI RGA,
when a mutation interferes with the repressor function of any of these, the plant grow tall. यानी कि जब ये सब इनहिबिटर्स हैं या रिप्रेसर हैं, अगर इनमें कोई म्यूटेशन होगा तो क्या होगा? प्लांट टॉल होगा. ये तो सीधी सी बात है. अगर ये सारे जीन लाइक GAI, RGA, भाई ये प्लांट को ड्वार्फ कर रहे हैं, तो अगर इन्हीं जीन में किसी तरह का म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा? प्लांट ड्वार्फ नहीं होगा, क्योंकि ये जीन तो एक्सप्रेस हो नहीं पाएगा. अगर म्यूटेशन होगा तो अल्टीमेटली प्लांट क्या हो जाएगा? टॉल. तो आपको ये सारी कंडीशंस याद रखनी है कि म्यूटेशन अगर रिप्रेसर में होगा तो क्या होगा, म्यूटेशन अगर जिब्रेलिक एसिड पाथवे में किसी तरह से हो रहा है तो क्या होगा. सो लाइकवाइज आपको आंसर निकालना है. यहाँ पे सबसे पहला की पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इन द प्रेजेंस ऑफ जिब्रेलिन the genes which we have studied just right now, that is SPY, GAI and RGA are turned off. हमने देखा कि अगर जिब्रेलिक एसिड प्रेजेंट होगा तो ये जो जीन्स है, कौन कौन से जीन? SPY, RGA और GAI होंगे, ये एक्सप्रेस नहीं होंगे. यानी हम इस इंटरेक्शन से देखेंगे कि SPY, GAI और RGA में जब जिब्रेलिन का इंटरेक्शन होता है तो कैसे स्टेम एलोंगेशन रेगुलेट होता है. सो सबसे पहले क्या होता है कि जो जिब्रेलिक एसिड है, इट एक्ट टू ब्लॉक द एक्शन ऑफ SPY, GAI एंड RGA. यानी ये जो 3 म्यूटेंट हैं, इनको सबसे पहले क्या करता है? जिब्रेलिक एसिड ब्लॉक कर देता है. अब नाउ ये जो जीन है GAI और RGA, अब ये दोनों क्या करते हैं? इट एक्ट एज अ ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेटर्स. यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेटर्स ये एनकोड करते हैं, और वो रेगुलेटर्स क्या करते हैं? वो इनहिबिटर जैसा काम करते हैं. यानी ट्रांसक्रिप्शन रोक देते हैं उन जीन्स का जो जीन्स क्या कर रहे थे? ग्रोथ को प्रमोट कर रहे थे. यानी GAI और ये जो RGA है वो कैसे काम कर रहे हैं? दीज आर एक्टिंग एज अ इनहिबिटर जैसा ये काम कर रहे हैं. और ये क्या करेंगे? ये जो ट्रांसक्रिप्शन है वो रोक देंगे उन जीन्स का जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है जो प्लांट का ग्रोथ है उसको प्रमोट करने में. तो इसीलिए जिब्रेलिक एसिड क्या करता है? वो SPY को भी इनहिबिट करता है और साथ ही साथ इसको भी इनहिबिट करता है. अब ये जो SPY है वो क्या करता है? इट appears to be a signal transduction intermediate between the GAI and the RGA, and it enhances the transcription of the GAI and RGA. यानी कि ये क्या करता है? इट इज ऑल्सो अ नेगेटिव रेगुलेटर. ये क्या करता है? एनहांस करता है फंक्शन किसका? GAI का और RGA का. अब जो GAI और RGA है, एक्ट इन द एब्सेंस ऑफ GA टू सप्रेस द ग्रोथ. ये अभी हमने देखा, ये वाला पॉइंट इसी के बाद का पॉइंट है. यानी कि जिब्रेलिक एसिड जब रहेगा तो ये तीनों ही जीन्स ब्लॉक हो जाएंगे, इनहिबिट हो जाएंगे और अल्टीमेटली प्लांट का ग्रोथ होगा. लेकिन अगर जिब्रेलिक एसिड नहीं है, सपोज जिब्रेलिक एसिड नहीं है, तो ये ग्रोथ भी नहीं होगा. सीधा सीधा इस फ्लो चार्ट का मतलब है कि जो जिब्रेलिक एसिड है, जिब्रेलिक एसिड इनहिबिट करता है SPY को और GA-RGA को, बिकॉज जो GAI-RGA हैं इट एक्ट एज अ ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेटर्स. यानी एक एनकोड करता है 2 या 2 से ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेटर जो क्या करते हैं? ऐसे जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन रोक देते हैं, ऐसे mRNA ट्रांसक्रिप्शन को रोक देते हैं, इनहिबिट करते हैं, जो कि प्लांट की ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल है. अब ये GA अगर प्रेजेंट है, सब कुछ ठीक है, ऑन है, तो ग्रोथ प्लांट का सही होगा. लेकिन जहाँ ये ऑफ हो गया, यानी अगर GA नहीं है तो ग्रोथ भी नहीं होगा, बिकॉज GA नहीं है तो ये एक्सप्रेस होंगे. Now some more important points related to the gibberellin signaling. So the gibberellin induces the transcription of genes for the alpha amylase biosynthesis in the cereal grain, that is aileron cells. अब ये जो प्रोसेस है वो कैसे होता है? Through the transcription of a specific transcription factor, that is GAMYB, which binds to the upstream region of the alpha amylase gene. यानी अल्फा अमाइलेज जीन के अपस्ट्रीम में ये रहता है. कौन सा जीन? GAMYB. Therefore it switches on it through the application of the gibberellin. एंड जो जिब्रेलिन का जो रिसेप्टर है उसके लोकेशन की अगर बात करें तो इट इज़ प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द एल्यूरेन सेल्स. ये 20 सेक्शन में क्वेश्चन आ सकता है कि जिब्रेलिन के रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं. सो इट इज़ प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द एल्यूरोन सेल. Now G protein as well as the cyclic GMP have been implicated as members of the signal transduction chain on the way to GMP.
इस लाइन का सीधा सीधा मतलब ये है कि जी प्रोटीन और साथ ही साथ ये जो साइक्लिक जीएमपी है ये इन्वॉल्व होते हैं इन द जिब्रेलिन बायोसिंथेसिस सिग्नलिंग पाथवे में। कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, कैल्शियम इज नॉट ऑन द रूट टू अल्फा अमाइलेज जीन ट्रांसक्रिप्शन। कैल्शियम डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं होता है अल्फा अमाइलेज जीन के ट्रांसक्रिप्शन में, बट ये जो है ये रोल डायरेक्टली प्ले करता है प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन के थ्रू, यानी इट डज प्ले अ रोल इन अल्फा अमाइलेज सिक्रेशन थ्रू द प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन। एंड अगर हम बात करें जिब्रेलिन सिग्नल ट्रांसडक्शन की, तो ये सिमिलर होता है कौन से पाथवे से, स्टेम इलोंगेशन पाथवे एंड ऑल्सो द अल्फा अमाइलेज प्रोडक्शन पाथवे। अब dwarf wheat and rice also have impaired alpha amylase gene transcription, यानी अगर जो dwarf wheat हैं और rice हैं उनमें ये देखा गया है कि अल्फा अमाइलेज जीन ट्रांसक्रिप्शन जो है वो हिंडर्ड है या किसी तरह से डिस्टर्ब्ड है। सो यही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग तब से पढ़ रहे हैं। जिब्रेलिन एक्ट्स बाय डीएक्टिवेटिंग द रिप्रेसर्स। अभी जैसे हमने पढ़ा कि जो म्यूटेंट्स है दैट इज SPY, GAI एंड RGA को क्या करता है, डीएक्टिवेट करता है, इनहिबिट करता है, सो दैट कि सेल इलोंगेशन हो और प्लांट्स में प्रोडक्शन हो अल्फा अमाइलेज का, एंड देयरफॉर जो प्लांट का जो हाइट है वो डॉर्फ ना हो, प्लांट का ग्रोथ हो। अब यहाँ पे एक सिंपल डायग्राम है, ये तैज एंड जीगर की बुक से है ये डायग्राम। अब यहाँ पे जो जीन्स है, कौन कौन से जीन, SPY, RGA एंड GI, इनका अगर फंक्शन पढ़ना है तो यहाँ पे है जिब्रेलिक एसिड रिसेप्टर और यहाँ पे जिब्रेलिन प्रेजेंट नहीं है। तो यू कैन सी कि जो SPY है हमने देखा था कि वो क्या करता है, इट एनहांसेस द फंक्शन ऑफ द RGA एंड द GAI। अब इन दोनों के फंक्शंस को SPY एनहांस करता है एंड RGA एंड GI है क्या करते हैं, वो mRNA का ट्रांसक्रिप्शन रोक देते हैं उन जीन्स के mRNA का जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे प्लांट के ग्रोथ में। तो इस तरह से क्या होता है, प्लांट्स क्या होंगे, ग्रोथ नहीं होगा, यानी वो प्लांट डॉर्फ हो जाएंगे। अब अगर जिब्रेलिक एसिड प्रेजेंट होता है तो जिब्रेलिक एसिड क्या करेगा, रिसेप्टर से बाइंड करेगा एंड रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद सबसे पहले इनिबिट किसको करेगा, SPY को, और साथ ही साथ ये GAI और RGA को भी इनिबिट करेगा। एंड देयरफॉर जो हमारा mRNA है उन जीन्स का जो कि डायरेक्टली एसोसिएटेड है ग्रोथ से प्लांट के, वो क्या होंगे, एक्सप्रेस होंगे, एंड देयरफॉर प्लांट का जो ग्रोथ है वो होगा और वो प्लांट डॉर्फ नहीं होंगे। तो इस डायग्राम से आप इजीली रिमेंबर कर सकते हैं कि अगर जिब्रेलिक एसिड नहीं है तो ये तीनों के तीनों जीन्स एक्सप्रेस हो रहे हैं, लेकिन अगर जिब्रेलिक एसिड है यहाँ पे प्रेजेंट है तो ये रिसेप्टर से बाइंड कर रहे हैं एंड ये क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है SPY, GAI एंड RGA को, और ये इनहिबिट हो रहे हैं तो ट्रांसक्रिप्शन जीन्स का हो पा रहा है सो दैट ग्रोथ क्या हो, इंक्रीज हो प्लांट का। इस केस में ग्रोथ डिक्रीज हो रहा था। नाउ क्विकली अब हम सिग्नलिंग पाथवे देखते हैं ताकि हमको समझ आ जाए पूरा जिब्रेलिक एसिड, और ये पूछा जाता है एग्जाम में। सो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो ये होता है, GA1 फ्रॉम द एम्ब्रियो फर्स्ट बाइंड टू द सेल सरफेस रिसेप्टर। अभी हमने पढ़ा था एल्यूरोन सेल है, ये एक एल्यूरोन सेल है और इसी के सरफेस पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिब्रेलिक एसिड के। तो ये जो जिब्रेलिक एसिड रिसेप्टर है वो कहाँ प्रेजेंट है, एल्यूरोन लेयर के सेल पे। अब यहाँ पे GA1 आके बाइंड किया, ये फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, द सेल सरफेस जिब्रेलिक एसिड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इंटरैक्ट विद द हेट्रोट्राइमेरिक G प्रोटीन इनिशिएटिंग 2 सेपरेट सिग्नल ट्रांसडक्शन चेन। यानी कि GA1 यहाँ पे क्या किया, बाइंड किया रिसेप्टर से, उसके बाद हेट्रोट्राइमेरिक G प्रोटीन से इंटरैक्ट करता है। हमें पता है G प्रोटीन अल्फा बीटा गामा सब यूनिट वाले ट्राइमेरिक प्रोटीन, उससे इंटरैक्ट किया। अब इंटरैक्ट करने के बाद 2 पाथवे इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। सबसे पहला होता है कैल्शियम डिपेंडेंट एंड दूसरा होता है कैल्शियम इंडिपेंडेंट। So the calcium independent pathway involve the cyclic GMP results in the activation of a signaling intermediate, और उसके अलावा the activated signaling intermediate binds to DELA repressor protein in the nucleus। अब जो एक्टिवेट हुआ है वो क्या करेगा, ये एक्टिवेटेड GA सिग्नलिंग इंटरमीडिएट वो डायरेक्टली ये GA क्या करेगा, रिप्रेस, जो हमारा रिप्रेसर है डेला रिप्रेसर, उसे क्या कर देगा, डिग्रेड कर देगा। यानी यहाँ पे रिप्रेसर डिग्रेड हो गया। अब हमने देखा था कि ये जो GAMYB जीन है इट इज अपस्ट्रीम ऑफ द अल्फा अमाइलेज जीन। तो क्या होगा, अब द इनएक्टिवेशन ऑफ डेला रिप्रेसर अलाउज द एक्सप्रेशन ऑफ MYB जीन, यानी कि डेला रिप्रेसर, अगर रिप्रेसर हट गया तो क्या होगा, जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा, विच जीन, MYB जीन का एक्सप्रेशन होगा, एज वेल एज अदर जीन्स टू प्रोसीड द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेसिंग एंड ट्रांसलेशन। यानी क्या हुआ, सबसे पहले GA आके सेल सर्फेस रिसेप्टर पे बाइंड हुआ,
हेट्रोट्राइमेरिक जी प्रोटीन के साथ इंटरेक्शन हुआ, फिर 2 अलग अलग पाथवेज एक्टिवेट हुए। सो सेकेंड पाथवे जो है कैल्शियम इंडिपेंडेंट वाला, उसमें क्या हुआ, जो एक्टिवेटेड जिब्रेलिक एसिड है वो क्या किया, डेला रिप्रेसर को डिग्रेड किया। डेला रिप्रेसर डिग्रेड हो गया, उसके बाद डायरेक्टली इंटरैक्ट किया किसके साथ में, GAMYB प्रोटीन के जीन के साथ में, एंड आफ्टर दैट ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो गया जीन्स का। उसके बाद में क्या होता है, जब न्यूली सिंथेसाइज MYB प्रोटीन देन एंटर्स द न्यूक्लियस एंड बाइंड्स टू द प्रमोटर जीन ऑफ अल्फा अमाइलेज। क्या होता है, जैसे ही हमारा ये जो सिंथेसाइज हुआ है GAMYB mRNA, वो क्या करता है, जाके बाइंड करता है किससे, इट एंटर्स द न्यूक्लियस एंड बाइंड्स टू द प्रमोटर। अब ये जाके बाइंड करेगा यहाँ प्रमोटर पे, किसके प्रमोटर पे, अल्फा अमाइलेज जीन के, सो दैट क्या हो, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ अल्फा अमाइलेज स्टार्ट हो जाए, एक्टिवेट हो जाए। यानी कि ये जो GAMYB जीन का ट्रांसक्रिप्शन हुआ था, उसके बाद ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आके यहाँ प्रमोटर पे बाइंड होता है। प्रमोटर पे बाइंड होने के बाद अल्फा अमाइलेज जीन का जो एक्टिवेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, अल्फा अमाइलेज एंड अदर हाइड्रोलाइजेज सिंथेसाइज ऑन दी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसिस होता है किसका, अल्फा अमाइलेज का, एंड आफ्टर दैट प्रोटीन्स आर सिक्रेटेड वाया दी गोल्जी बॉडी, and that secretory pathway required the gibberellic acid stimulation via calcium calmodulin dependent signaling transduction pathway, and through that starch degradation in endosperm होता है, and through that seed germination होता है। So this was a quick overview of the signal transduction pathway of the gibberellic acid। आप इसको थोड़ा सा जूम करके देख सकते हैं, ये जो है वो टैज एंड जिगर की बुक का पूरा रेफरेंस मटेरियल था, so you can check it out। So let's solve a question, that is, which of the following is a terpene derivative? So gibberellic acid is a terpene derivative, and are volatile gaseous hormone, as well as ABA is a carotenoid and auxin is a indole compound. Now next question है question number 2, that is, which of the following hormone promotes bolting? So ये भी हमने शुरू में देखा था, the hormone which promotes bolting is none other than the gibberellic acid। हमने देखा था ये क्या करता है, जो हमारा स्टेम इंटरनोड है उसकी ग्रोथ को प्रमोट करता है, एंड बोल्टिंग इज द इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड, एंड इसीलिए क्या होता है, प्लांट का जो स्टेम का हाइट है वो बढ़ते जाता है। नाउ वन मोर क्वेश्चन, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पीडिंग अप द माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रीविंग इंडस्ट्रीज, जिब्रेलिक एसिड। GA3 को ही यूज किया जाता है, चाहे वो ग्रेप्स का साइज बढ़ाना हो या फिर माल्टिंग प्रोसेस करना हो। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन and ask there only. Thank you so much for watching.